गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास हिस्ट्री जो 10 लेसन हमारा औपनिवेशवाद एंड देहात। तो हम ग्रामीण समाज की बात करते हैं। कॉलोनाइजेशन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही इंडिया में आई तो एज ए ट्रेडर कंपनी तो यहाँ की पब्लिक को या यहाँ पे अपने कैसे कॉलोनी बसाई। तो देखते हैं हम जोतदारों का उदय। तो जो काफी जो मात्रा में जो लैंड एबेंडन पड़ी हुई थी, बेकार बंजर पड़ी हुई थी, उस पे कैसे उसको साफ करके और खेती बाड़ी करने लगे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसका सर्वेक्षण किया तो टैक्स लागू कर दिया। तो देखते हैं टॉपिक हमारा है जोतदारों का उदय। अठारहवीं शताब्दी के अंत में जहां एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसिस जो बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का जोतदार कहा जाता है। यस, तो हम बात करते हैं बंगाल के कि मीन्स फ्रांसिस बुकानन के बारे में इस लेसन में हम डिटेल पढ़ेंगे। इसने जो रिपोर्ट भी पेश की है, 5वीं रिपोर्ट। तो कहा जाता है जोतदार किसानों को, धनी किसानों को, जो रिच किसान थे उनको हम जोतदार कहेंगे। तो विशद विवरण देखने को मिलता है 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे अर्जित कर लिए थे। यस, जमींदारों ने काफी को कैप्चर कर लिया, अपने अधीन कर लिया और स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था। और वो लोकल ट्रेड एंड जो मर्चेंट थे उन पे भी उनका नियंत्रण रहता था और व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे वो गरीब काश्तकारों पर। तो उनकी जमीन का काफी बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था। यस, किसी को 10 एकड़ दे दिया, किसी को 15 एकड़, किसी को 5 एकड़। जमींदार के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, वो किसानों को देते थे। तो देखते हैं उनकी जमीन का काफी बड़ा भाग बटाईदार जोतते थे, अपने हल लाते थे, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे। फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। मीन्स आधा हिस्सा जो जिसकी जमीन उसको देते थे, आधा जो खेती बाड़ी करते थे बटाईदार वो अपने पास रखते थे। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। यस, जो जोतदार है उनकी जो पावर थी जमींदारों की ताकत की अपेक्षा। जमींदार तो मीन्स जो बटाई में खेत लेके बो रहा है, और जोतदार जो है तो देखते हैं हम जमींदारों के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे। गरीब ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा जो टैक्स था, लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का वे घोर प्रतिरोध करते थे। मीन्स उसके खिलाफ थे कि वो जमींदार टैक्स बढ़ाते थे। तो जमींदारों द्वारा गांव की जमा को बढ़ाने पे जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने लगते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें वे अपने पास में एकजुट रखते थे। जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो अक्सर जोतदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। यस, तो हम बात करते हैं जोतदार की। तो जोतदार उन जमीनों को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था, कुछ अन्य स्थानों पर वे गांटीदार या मंडल कहलाते थे। उनके उदय से जमींदारों के अधिकारों का कमजोर पड़ना अवश्य भावी था। तो जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। तो देखते हैं हम क्यों विरोध किया जमींदारों की और से प्रतिरोध। तो जमींदारों ने क्यों विरोध किया, क्यों अगेंस्ट हो गए? किंतु ग्रामीण समाज में जमींदारों की जो सत्ता थी समाप्त नहीं हुई थी। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उभरने के रास्ते निकाल लिए। इन संदर्भों में नई रणनीतियां बना ली, नई गुरु अपनाए। तो देखते हैं नए गुरु क्या अपनाए। फर्जी बिक्री एक ऐसी ही तरकीब थी। इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। यस, जो फीमेल है उनकी प्रॉपर्टी को नहीं छीनेंगे। फिर भी दूसरे कदम के तौर पर उनके एजेंडों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग
जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न की गई बकाया राशि बढ़ती गई और भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया। तो जमींदार के आमदन आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोली लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उस संपदा जो भू संपदा थी वो फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंडे ने ही उन्हें खरीद लिया और फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई, इसलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती थी। अंततोगवाराज और नीलाम के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ा। जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार तो ही किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए और 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियां थी। इनमें वर्धमान की जमींदारी की भी एक की अनेक बेनामी खरीदारियां की, जिससे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में से की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में सिर्फ